तो देखो, अगर तुम में से कई सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखे बिना और सिर्फ इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद मुझे भगवान के नाम पर गाली देने वाले हैं ना, तो सबसे पहले तो तुम ये क्लिप देखो। देखा, अब इससे ज्यादा ओवर रिएक्ट और ओवर एक्टिंग तो नहीं करी होगी ना मैंने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आराम से पूरा देखो और फिर अपना एक ओपिनियन बनाओ और वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, अपनी मूवमेंट्स की महफिल शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसी मूवीज नहीं बननी चाहिए क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। भाई यार, मुझे मतलब सोच के ही जलन हो जाती है चाइनीज इंडस्ट्री से कि मंकी किंग देखी है तुमने, उसमें यहाँ पर उनके गॉड्स को वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या उसका वीएफएक्स सीजीआई ऐसे गॉड लेवल का था? आई मीन कि उतना अच्छा वीएफएक्स भी नहीं कैटर कर पाया ना मार्वल डीसी जैसा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो इतना अच्छा तो था ही कि हमारा एक्सपीरियंस खराब ना हो। लेकिन ये देखो यार, भगवान का एंगल देखते हुए यहाँ पर काफी लोगों ने इसको मिक्स रिएक्शन दिए होंगे, लेकिन मेरी तरफ से इसको एक्सट्रीमली नेगेटिव रिएक्शन ही है। हनुमान के बाद वापस से इतने पावरफुल गॉड को मैं सीरियल लेवल विजुअल इफेक्ट्स के साथ देखना नहीं चाहता। अब अपना मूवमेंट नंबर 1 है ना, वही इस ट्रेलर का पहला शॉट भी है। अब देखो यार, इस ट्रेलर के पहले ही शॉट को देखकर मैं समझ गया था कि अभी आगे जो कुछ भी मुझे देखने को मिलने वाला है ना, वो बिल्कुल भी बेरेबल नहीं होगा। एंड मेरे इस इंस्टेंट थॉट को लेकर मैं कम्प्लीटली राइट था। आगे वीडियो देखते रहो, पता चलता रहेगा। इसके पहले शॉट का ये पत्थर वाला सीन ही देखो, क्या ये पत्थर तक तुम्हें रियल लग रहा है? एंड भाई तुम खुद ही इमेजिन कर देखो कि एक वाइल्डिंग्स का कबीला जहाँ पर की एक बच्चा यहाँ पर अपने गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इस सीन को तुम किस तरीके से इमेजिन करोगे? 300 जैसी मूवीज की विजुअल क्वालिटी देखकर, अरे वहाँ की भी छोड़ दो, कंगुआ जैसी विजुअल क्वालिटी देखकर आज तुम ये क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हमें वाइल्डिंग्स के ऊपर मूवी बनानी है और हम इसकी विजुअल क्वालिटी ये रखेंगे? इस पूरे ट्रेलर के अंदर सीरियसनेस क्यों फील नहीं होती पता है? इसकी एकदम टिपिकल सीरियल वाली कलर ग्रेडिंग, एकदम हाई ब्राइटनेस। और हाँ, हाई ब्राइटनेस से याद आया अपना मूवमेंट नंबर 2, इसकी ट्रेलर का दूसरा शॉट मैं नहीं छोड़ने वाला भाई, आज पूरी बात करके रहेगा मैं। ये वाला सीन जहाँ पर कि भगवान शंकर का जो रोल कर रहे हैं यानी कि अक्षय कुमार, वो एक रुद्राक्ष को पकड़ते हैं और फिर कैमरा उनके मुंह पर जाता है। अब जब इन्होंने ये रुद्राक्ष को पकड़ने वाला सीन दिखाया ना, तभी उसके पीछे का जो कैलाश पर्वत है उसको देखकर ही मैं समझ गया कि अभी अक्षय कुमार कहाँ बैठे होंगे, ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन के आगे। एंड जब ये कैमरा उनके मुख की तरफ गया ना, तभी मैं समझ गया कि यहाँ पर प्रभास ने ये जो शंकर भगवान वाला रोल है उसको रिजेक्ट क्यों किया और यहाँ पर शंकर भगवान के जो अनुयायी होते हैं या फिर उनका कोई रूप होता है उनका रोल यहाँ पर स्वीकार क्यों किया? क्योंकि प्रभास भी समझ गया होगा कि भाई एक बार आदि पुरुष में मैंने लोचा कर दिया है, अगर अब यहाँ भी लोचा हो गया तो सीधा करियर ही मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि होना तो आज के टाइम में प्रभास के लिए तो काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेने का? तो उन्होंने ये रोल को रिजेक्ट कर दिया और फिर अक्षय कुमार ने कर दिया, क्योंकि वो तो फ्री बैठे रहते हैं, आओ मेरे को 5 करोड़ दो, मैं कुछ भी करेगा। अब देखो, अगर तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो रही है या फिर तुमको बुरा लग रहा ना, तुम मुझे कमेंट्स में गालियां दे सकते हो, लेकिन अब तुम खुद ही सोच कर देखो कि ये वाला अक्षय कुमार का सीन और एक टिपिकल इंडियन सीरियल का ये वाला सीन देख लो, कोई भी डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं तुम्हें? एक मूवी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशंस होती है और ये क्या डिलीवर कर रहे हैं तुम्हारे सामने? अब साउथ से है तो क्या कुछ भी करोगे क्या? अब देखो, जो अपना सीन नंबर 3 है ना, वो मेरे को इतना बुरा भी नहीं लगा और इतना अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि इनके मेकर्स को इतनी बुद्धि, इतनी अकल भी नहीं होगी कि यहाँ पर ये इस मूवी से इंस्पिरेशन भी ले, वरना मूवी अच्छी नहीं बन जाती, मूवी की क्वालिटी और 100% बढ़ नहीं जाती। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो भी विलन्स है उनको सारे ऐसे डार्क मोड में ही दिखाना है, तो वही यहाँ पर इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, नथिंग न्यू। यहाँ पर इंस्पिरेशन लेकर भी अगर इसके विजुअल्स को तुम क्रिएट करते ना, तो भी लोग कॉपी बोलते हैं, लेकिन कम से कम खराब तो नहीं बोलते यार। अब इस मूवी के अंदर जितने सारे कैमियोज है ना, जितने बड़े बड़े एक्टर्स है, उनको देख कर ही तुम समझ गए होगे कि सारा प्रोडक्शन कहाँ लगा है। अब यार नंबर 4 पर इस ट्रेलर का कोई ऐसा स्पेसिफिक सीन नहीं है, बल्कि इसकी ड्रास्टिकली चेंज होती कलर ग्रेडिंग है। देखो, यहाँ पर 300 मूवी हमें इतनी रियल और रॉ किस लिए लगती है? क्योंकि एक ही कलर पैलेट को फॉलो किया जाता है थ्रू आउट द मूवी। पर पता नहीं क्यों यहाँ पर इंडियन मूवीज के अंदर, स्पेशली हिस्टोरिकल ड्रामा वाली मूवीज के अंदर, यहाँ पर कलर पैलेट हमेशा चेंज होती रहती है। अगर उनको कोई अच्छा और पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाना है तो उसको एकदम लाइटनिंग के साथ दिखाएंगे, और अगर कोई डार्क कैरेक्टर दिखाना है तो डार्कनेस में दिखाएंगे, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। अगर अपने एंटागनिस्ट के पास ये पावर है कि वो पूरा एनवायरमेंट
चेंज कर सकता है तो उसको इतना ज्यादा केपेबल दिखाना है तुमको तो कन्विंसिंगली दिखाओ। अब भले ही मैंने ऐसे बात करी लेकिन भाई साहब यही पॉइंट है मेरा, कन्विक्शन कहीं पर भी नजर नहीं आता, सिर्फ नजर आते हैं तो कुछ एक्टर्स जो कि बस घूम फिर रहे हैं पूरे ट्रेलर के अंदर। अब नंबर 5 के ऊपर है अपने ब्रह्मानंदम का ये छोटा सा सीन जो कि इस पूरे ट्रेलर में सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही है। अब देखो इसको लेकर मेरी दो फीलिंग्स है। सबसे पहले तो ब्रह्मानंदम सर को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सर बचपन से देखता आ रहा हूँ और हंसता आ रहा हूँ। लेकिन अब दूसरी फीलिंग ये है कि क्या इस कनप्पा मूवी के अंदर भी वही यहाँ पर 20-25 साल पहले जो पहले की मूवीज आती थी ना साउथ की, जिसके अंदर की एक कॉमन प्लॉट रखा जाता था कॉमेडियंस के लिए, क्या इसके अंदर भी यही होने वाला है? क्या इनका भी कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होने वाला है मूवी के अंदर? तो ये कम्प्लीटली वेस्ट किया जाएगा उनको, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कई सारी मूवीज में किया जाता है। अगर मूवी के अंदर ऐसा हुआ ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, जो कि पहले से ही टूटा हुआ है इस ट्रेलर को देखने के बाद। अभी मैं और क्या बोलूं बताओ। ठीक है, अभी नंबर 6 के ऊपर बढ़ते हैं। ये वाला जो सीन है ना, अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वाला सीन मेरे को बिल्कुल पसंद क्यों नहीं आया। अब इस सीन को देखकर तुम खुद सोचो कि क्या किसी भी एंगल से इसका जो कॉस्ट्यूम है, इसकी जो दाढ़ी है, इसकी जो हाथ में ये पूरा क्या है गधा जैसा, मेरे को तो पत्थर का लग रहा है, वाइल्डिंग्स यू नो, वो कहीं से भी रियल लग रहा है तुमको। लेकिन नहीं, हमको तो फिर भी यहाँ पर उसके मुंह पर कैमरा मारना है और उसको कहना है कि तू वही एक्सप्रेशंस दे जो कि सालों पहले विलन्स दिया करते थे। अभी नंबर 7 पर है अपने मेन लीड की डायलॉग डिलीवरी। यार क्या तुम अभी भी ये भ्रम में हो कि ये जो प्रोड्यूसर के बेटे हैं यानी कि विष्णु मंचू, हाँ प्रोड्यूसर के बेटे हैं इसलिए तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये एक्टर विष्णु मंचू यहाँ पर कनप्पा जी जैसे लेयर्ड कैरेक्टर को जस्टिस दे पाएंगे? देखो मैंने कनप्पा जी की स्टोरी पढ़ी है और कनप्पा जी का रोल करने के लिए हमको चाहिए हीट लेजर जैसा एक्टर। अब तुम कहोगे कि साले हॉलीवुड के चौधे हर बार यहाँ पर हॉलीवुड कहाँ घुसा रहा है, लेकिन नहीं, पहले मेरी बात सुनो पूरी। कनप्पा जी का जो ये कैरेक्टर है ना वो इतना ज्यादा डीप और इतना ज्यादा डार्क हो जाता है एंड में कि ये ट्रेलर में मेरे को ये विष्णु मंचू की एक्टिंग देखकर मेरे को लग नहीं रहा है कि ये उस कैरेक्टर को कैरी भी कर पाएंगे। यार इनकी परफॉर्मेंस से अच्छी तो किसी एक बच्चे की इमेजिनेशन होगी किसी ऐसे कैरेक्टर को लेकर। फर्ज करो कि मीराबाई के कैरेक्टर को तुम इमेजिन कर रहे हो तो तुम्हारी इमेजिनेशन के अंदर जो मीराबाई परफॉर्मेंस दे रही होंगी ना वो इनकी परफॉर्मेंस से 100 गुना ज्यादा अच्छी होगी। अब यार नंबर 8 पर है प्रभास के जितने सारे सीन्स हमें देखने को मिले हैं इस पूरे ट्रेलर के अंदर। एक चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि प्रभास के जितने भी सारे सीन्स हमें देखने को मिले हैं ना वो सारे ही सीन्स इन्होंने नाइट में रखे हैं। अब हाँ यहाँ पर इनको ऐसा भगवान का अवतार कैटर किया जा रहा है मूवी के अंदर, तो यहाँ पर ये जो अपने मेन कैरेक्टर है ना यानी कि कनप्पा जी, उनको एक्सीडेंटली ही मिलेंगे, काफी सीक्रेसी बनाकर रखेंगे मूवी के अंदर, हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ये तो मैंने अभी ही गेस कर लिया है। अब देखते हैं प्रभास का रोल यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है लेकिन मूवी के अंदर उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा सब कुछ उस चीज पर डिपेंड करता है। अब नंबर 9 पर है अपने अक्षय कुमार की संस्कृत वाली एक्सेंट। देखो मैं यहाँ पर रॉन्ग हो सकता हूँ लेकिन अक्षय सर मुझे पता है कि आपको ऐसे 40 दिनों तक कमरे में घुसकर फिर कैरेक्टर के अंदर नहीं घुसना है, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो संस्कृत की प्रोनाउंसिएशन है उनको तो अच्छे से कर लेते। आप ये अगर पूरा डायलॉग सुनोगे ना तो यहाँ पर ये जो प्रधान जो वर्ड आता है वहां पर अक्षय कुमार की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी हमें दिख जाती है कि वो कैसे कर रहे हैं। जो हमेशा मूवीज के अंदर वो करते हैं बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर वो शिवजी वाली फीलिंग मिसिंग है। अब नंबर 10 पर है यहाँ पर मोहनलाल सर का ये वाला डायलॉग। अब भले यहाँ पर मोहनलाल सर इस रोल में जज ना रहे हो और उनकी आवाज इतनी ज्यादा अजीब क्यों है, जिन्होंने भी इनको डब किया है या फिर भले ही मोहनलाल सर ने ही खुद को डब किया हो, लेकिन इतनी ज्यादा अजीब तरीके से बोलने की क्या जरूरत है भाई। या फिर ठीक है अभी हर चीज को लेकर कंप्लेन नहीं करते, इनका कैरेक्टर मूवी के अंदर कुछ इस प्रकार का ही होगा, मुंहफट कैरेक्टर होगा तो उनको ऐसी एक्सेंट दी है चलता है। लेकिन यहाँ पर जो इनका ये एकलव्य वाला डायलॉग है ना वो मेरे को काफी अच्छा लगा। अब यार नंबर 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 19 इन्फिनिटी तक वाला जो सीन है ना वो ये वाला सीन है। अब ये वाले सीन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो तो ऐसे साफ साफ देखने पर पता चल रहा है, मेरे को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ठीक है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इस सीन में क्या तुमको प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बाय।